नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा दो पढ़ेंगे डिक्री के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। चलिए हम लोग डिक्री शुरू करते हैं। देखिए, डिक्री को धारा 2(2) में परिभाषित किया गया है। जो डिक्री होती है वो न्यायालय का निर्णय होती है। या तो डिक्री न्यायालय का निर्णय या तो डिक्री के रूप में होगा या आदेश के रूप में होगा। ठीक है, ये बात, इसके जो कुछ तथ्य हैं कि डिक्री क्या हो सकती है या डिक्री में क्या होना चाहिए, ये एस सतनाम सिंह वर्सेस सुरेंद्र कौर के मामले में बताया गया। इसमें 4 फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। न्याय निर्णयन होना चाहिए। ऐसा न्याय निर्णयन एक वाद में होना चाहिए और वाद में विवादग्रस्त सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण हो और ऐसा निर्णय अंतिम एवं निश्चयात्मक होना चाहिए। अब हम इसे अलग अलग करके देखेंगे कि न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति होती क्या है और न्याय निर्णयन का वाद में होना क्या होता है और पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण क्या होता है और अवधारण का निश्चयात्मक होना क्या होता है। देखिए, न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य है न्यायालय के न्यायपूर्ण निर्णय से होता है। ये प्रशासनिक न्यायालय या किसी विभाग द्वारा दिया गया निर्णय डिक्री नहीं होगा, क्योंकि न्यायिक निर्णय नहीं है। मतलब कि जब कोई जजमेंट कोर्ट के द्वारा दिया जाए, ना कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के द्वारा या किसी डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, डिक्री किसके द्वारा दी जाती है? कोर्ट के द्वारा। मदन नायक वर्सेस हंशुबाला दीपचंद्र वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर 1994 का वाद था ये, और मदन नायक का 1893 का वाद था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया कि एक अधिकारी द्वारा, जो कि एक न्यायालय नहीं है, पारित किया गया आदेश डिक्री नहीं होगा। उसके बाद शकुंतला देवी वर्सेस कुंतल कुमारी का वाद आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिक्री निर्णय का अनुसरण करती है और ये सेपरेट रूप से होनी चाहिए, पृथक रूप से होनी चाहिए। न्याय निर्णयन का वाद में होना। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि वाद जो शब्द है उसको सिविल प्रक्रिया संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसको परिभाषित किया गया था प्रीवी काउंसिल ने, हंसराज वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड 1933। और ये यहाँ से आपका प्री का क्वेश्चन भी बनता है, पूछा जाता है कि वाद शब्द को सबसे पहले किस मामले में परिभाषित किया गया। या दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या वाद शब्द सीपीसी में परिभाषित है या नहीं है। ठीक है, तो वाद शब्द का अभिप्राय होता है ऐसी दीवानी कार्रवाई जिसे पक्षकार वाद पत्र के प्रस्तुतिकरण द्वारा संस्थित करते हैं। पक्षकारों का अधिकारों का निर्धारण क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो अधिकार शब्द है उससे तात्पर्य है सारवान अधिकार, प्रक्रियात्मक अधिकार नहीं। ठीक है, यानी कि कोर्ट के द्वारा सारवान अधिकारों का निर्धारण किया जाता है और ये अवधारण निश्चयात्मक होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो किसी तरह की या त्रुटि हो, मतलब कि वो अंतिम हो और निश्चयात्मक हो। ठीक है, जब न्यायालय को उन अधिकारों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा जिसके विरुद्ध अपील की जा सके, वो जो है निश्चयात्मक
अवधारण होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अंतर्वर्ती आदेश डिक्री नहीं होता है। इसमें जेठानंद एंड सन्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961 सुप्रीम कोर्ट का वाद था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि विनिश्चय सार्थः, अंतिम एवं निश्चयात्मक है तो डिक्री होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो डिक्री नहीं होगा। सार्थक जानते हैं आप? सार्थक का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके अंदर सार्वगर्भित होता है, जिनको व्याख्या की ज़रूरत पड़ती है। सार्थः तो सार्थः होना चाहिए, अंतिम होना चाहिए और निश्चयात्मक होना चाहिए। अच्छा, डिक्री होती कितनी प्रकार की है? देखिए, मुख्यतः डिक्री जो है वो 3 प्रकार की होती है। प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री, भागता प्रारंभिक तथा भागता अंतिम डिक्री। तो सबसे पहले हम ये 3 डिक्रियाँ देखेंगे, लेकिन डीम्ड डिक्री का भी नाम सुनते हैं, वो क्या है उसके बारे में हम लोग इन 3 डिक्रियों के बाद डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रारंभिक डिक्री। कोई डिक्री प्रारंभिक डिक्री तब होगी जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने से पहले आगे और कार्रवाइयाँ की जानी शेष हों, यदि न्यायालय के द्वारा पक्षकारों के सभी या कुछ निश्चित अधिकार निर्णीत कर दिए गए हैं परंतु वाद का पूर्ण रूपेण निपटारा नहीं किया गया है, तो इसे प्रारंभिक डिक्री के रूप में जाना जाएगा। समझ रहे हैं आप? यानी कि अभी फाइनल डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। ठीक है, फाइनल डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। इसमें मूलचंद वर्सेस डायरेक्टर कॉन्सिडिलेशन का वाद है 1995 का, लीडिंग केस है इस पर। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रारंभिक डिक्री केवल वह अवस्था होती है जहां पक्षकारों के अधिकारों का पता किया जाता है जिन्हें अंतिम डिक्री के द्वारा अंतिम रूप से निर्णीत किया जाना है। फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल का इसमें केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने निर्णीत किया है कि यह संहिता यानी सीपीसी यदि किसी वाद में एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री पारित किए जाने से निषिद्ध नहीं करती है, इसलिए किसी वाद में एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि क्या किसी डिक्री में मतलब कई प्रारंभिक डिक्रियां पारित की जा सकती हैं, एक से अधिक किसी वाद में, किसी सूट में एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती हैं, या ये ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह से बन सकता है क्वेश्चन। अच्छा, हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी प्रारंभिक डिक्री होती हैं। ठीक है, ये सीपीसी भी प्रावधानित करती है कि किस किस में आप प्रारंभिक डिक्री दे सकेंगे। देखिए, स्थावर संपत्ति के कब्जे का तथा भाटक या अंतःकालीन लाभ के लिए वाद, ये बात कही गई है आदेश 20 नियम 12। आप बेयर एक्ट खोल के देखते चले साथ में। दूसरा है प्रशासन वाद, यह आदेश 20 नियम 13 में है। हक शुफा का वाद आदेश 20 नियम 14। भागीदारी के विघटन के लिए वाद आदेश 20 नियम 15। मालिक तथा अभिकर्ता के मध्य लेखा जोखा के लिए वाद आदेश 20 नियम 16 और संपत्ति के विभाजन तथा कब्जे के पृथक कब्जे के लिए वाद आदेश 20 नियम 18। यहाँ से आपका प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रशासनवाद किस आदेश और नियम में है, या ऐसे भी बन सकता है कि भागीदारी के विघटन के लिए वाद प्रारंभिक डिक्री हो सकती है या नहीं। खैर, नेक्स्ट देखते हैं बंधक के पूर्व बंध के लिए वाद। ठीक है, आदेश 34 नियम 2 तथा 3। फिर अगला है बंधक संपत्ति के विक्रय का वाद आदेश 34 नियम 4 तथा 5 और बंधक के मोचन संबंधी वाद आदेश 34 नियम 7 और 8। अच्छा, अब अंतिम डिक्री देखते हैं कि अंतिम डिक्री क्या होता है। जब ऐसा न्याय निर्णयन वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है तो इसे अंतिम डिक्री के रूप में जाना जाता है। जब किसी वाद में के विवाद्यक सभी तथ्यों को न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाता है तथा आगे निर्णीत किए जाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता है तो इसे अंतिम डिक्री के रूप में जाना जाता है। इसमें गर्कापति का वाद जो है
वो इम्पॉर्टेंट बात है। गरकापति वर्सेस सुबिया चौधरी 1957 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभिकथित किया कि अपील में पारित डिक्री बाद में पारित की गई डिक्री होती है, क्योंकि अपील वाद का ही जारी रखा जाना होता है। फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल का वाद इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये उच्चतम न्यायालय ने उसमें निर्णित किया है कि जब प्रारंभिक डिक्री के विरुद्ध की गई अपील को अनुज्ञात कर दिया जाता है तो अंतिम डिक्री स्वतः ही समाप्त हो जाती है। भागता प्रारंभिक भागता अंतिम डिक्री क्या होती है? ऐसी डिक्री ना तो पूर्णतः अंतिम होती है और ना ही पूर्णतः प्रारंभिक होती है। जैसे कि एक केस है, हाँ क्या कहते हैं, उसमें पक्षकार मकान के कब्जे तथा अंतःकालीन लाभ के लिए वाद लाता है। न्यायालय द्वारा मकान के कब्जे तथा अंतःकालीन लाभ के लिए डिक्री पारित कर दी जाती है। कब्जे के संबंध में डिक्री अंतिम होगी, परंतु अंतःकालीन लाभ के संदर्भ में डिक्री मात्र प्रारंभिक होगी, क्योंकि अंतःकालीन लाभ की अंतिम डिक्री केवल तभी पारित की जा सकती है जब इसकी धनराशि निर्धारित कर ली जाए। ठीक है, प्रथम डिक्री अंतिम डिक्री है, द्वितीय प्रारंभिक डिक्री है। लूसी के वर्सेस पी मरियप्पा गोंदर, और इसमें हासम अब्बास सैयद वर्सेस उस्मान अब्बास सैयद का भी वाद इम्पॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं कि डीम्ड डिक्री क्या होती है। ठीक है, ये सीपीसी में प्रावधानित नहीं है, लेकिन विधि की परिकल्पना से इसे डिक्री मान लिया जाता है। डीम्ड डिक्री को इसे आभासिक डिक्री भी कहते हैं। जैसे वाद पत्र का खारिज किए जाने का आदेश, धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न के अवधारण संबंधी आदेश। ठीक है, आदेश 21 नियम 58, 98 यानी 58, 98 और 100 के अंतर्गत किए गए न्याय निर्णयन को डीम्ड डिक्री माना जाता है। अब हम ये देखेंगे, कुछ पॉइंट देखेंगे कि कौन से निर्णय डिक्री होते हैं और कौन से निर्णय डिक्री नहीं होते हैं। तो वेंकट रेड्डी वर्सेस पेठी रेड्डी के मामले में कुछ निर्णयों को डिक्री माना गया था। जैसे कौन कौन से निर्णय डिक्री होंगे? वादों के उपशमन का आदेश, न्याय शुल्क न जमा कर पाने के कारण वाद पत्र का अस्वीकार किया जाना। ठीक है, यह आदेश की अपील किए जाने योग्य नहीं है। साक्ष्य न होने के कारण अपील या वाद का खारिज कर दिया जाना, काल अवरोधित होने के कारण अपील का खारिज कर दिया जाना, व्यय अथवा किश्तों का स्वीकारा या अस्वीकारा जाना, धारा 92 के अंतर्गत स्कीम का परिवर्तन, आदेश पारित करना कि वाद करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, या यह आदेश पारित करना कि वाद हेतुक नहीं है। कई उपचारों में से किसी एक को अस्वीकार कर देने का आदेश, भागीदारी फर्म के विघटन का आदेश, निर्णय के विरुद्ध शोध धन का भुगतान प्रतिभू द्वारा किए जाने का आदेश और हक शुफा वाद के लिए वाद पत्र अस्वीकार कर दिया जाना। यहाँ से आपका प्री में क्वेश्चन बनता है। इनमें से कोई भी अल्टरनेट कोई भी पॉइंट उठा लेंगे कि वादों के उपशमन का आदेश जो है वो डिक्री है या नहीं है, और हिंदू विवाह की अधिनियम धारा 25 के अंतर्गत दिया गया आदेश और समझौते या सम्मति से पारित की गई डिक्री। तो इतने पॉइंट्स हैं जो कि डिक्री होते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनता है प्री का। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से निर्णय हैं जो डिक्री नहीं होते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे डिक्री होते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि डिक्री नहीं होते हैं। तो अंतरिम उपचार प्रदान करने या अस्वीकारने का आदेश, उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए वाद पत्र का लौटाया जाना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है पुराने एग्ज़ाम्स में। प्रतिप्रेषण या रिमांड का आदेश, व्यतिक्रम के कारण अपील का खारिज किया जाना, आदेश 23 नियम 1 के अंतर्गत वाद का खारिज किया जाना, लेखा जोखा के लिए कमिश्नर का नियुक्त किया जाना, किसी कंपनी को वाइंड अप करने से अस्वीकारना, किसी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश जो न्यायालय नहीं है, प्रशासनिक प्रकृति का निर्णय, पक्षकार के उपस्थित होने पर व्यतिक्रम करने पर वाद का खारिज कर दिया जाना और
और अकिंचनवाद के लिए अनुमति देने से इनकार करने का आदेश। विलंब के लिए माफ़ी के लिए आवेदन का अस्वीकार दिया जाना। यह आदेश की आवेदन स्वीकारने योग्य है। अपास्त करने से इनकार करने का आदेश। अंतःकालीन लाभ का आकलन करने के लिए निर्देश दिए जाने का आदेश। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि आदेश क्या है और आदेश और डिक्री के मध्य अंतर क्या है और जजमेंट क्या होता है, डिक्रीदार क्या होता है। फ़िलहाल हम लोग अभी डेफिनेशन क्लॉज ही कंटिन्यू करेंगे और आप लोग मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए। मैं इस पर लाइव बनाना चाहती हूँ, लेकिन लाइव के लिए सब्सक्राइब ज़्यादा होने चाहिए। मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, तो इससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसके सब्सक्राइब को बढ़ाइए ताकि मैं इसमें आगे भविष्य में लाइव वीडियो बना सकूँ और आप लोग मेरे साथ लाइव पढ़ सकें। तब तक के लिए थैंक्स, गुड नाइट।